नमस्कार। आज हम कक्षा 10 की पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। दिस चैप्टर विल deepen your understanding of democracy, and the main objective of this chapter is understand the vital role of people's struggle in the expansion of democracy. So what we are doing, we are expanding the democracy, और उसे कौन एक्सपेंड कर रहा है? लोग। और किसके थ्रू? स्ट्रगल के थ्रू। तो लोग किस तरह से स्ट्रगल करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ स्ट्रगल, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और एक बात याद रखनी है हम सबको कि ये चैप्टर सीबीएसई ने जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं बोर्ड, उसके लिए नहीं रखा है। ये केवल आपके पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, मतलब इंटरनल असेसमेंट में ये चैप्टर है। फाइनल असेसमेंट में ये चैप्टर आपके नहीं आता है। टॉपिक्स क्या है? यहाँ हम दो केस स्टडीज पढ़ेंगे। एक नेपाल की कि कैसे वहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की से डेमोक्रेसी आई, और दूसरी बोलीविया की, बोलीविया का वाटर वॉर, कैसे लोगों ने पानी की जो प्राइवेटाइजेशन होता है उसके अगेंस्ट में कैंपेन स्ट्रगल किया। डेमोक्रेसी में स्ट्रगल का क्या इम्पोर्टेंस है, स्ट्रगल किस तरीके से किया जा रहा है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट ग्रुप, what are the different types of pressure group, what are the different types of movement groups, and the impact of their influence, ये हम यहाँ पढ़ने की कोशिश करें। पहली केस स्टडी है नेपाल की। हम क्यों पढ़ रहे हैं ये? हम ये देखते हैं कि डेमोक्रेसी में लोग अपने टारगेट कैसे अचीव करते हैं। वो टारगेट चाहे तो डायरेक्टली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, वो टारगेट चाहे तो कुछ इंटरनल छोटे छोटे टारगेट्स हो सकते हैं। तो नेपाल में लोगों ने किस तरह से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चेंज किया, वो थोड़ा सा दिया हुआ है। हम देखते हैं नेपाल में लंबे समय से स्ट्रगल चल रहा था, तो फाइनली जो वहाँ के राजा होते हैं किंग वीरेंद्र, वो नेपाल को एक तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना देते हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब हुआ कि जो राजा है वो अब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेगा। और उसी के बाद वहाँ पे पूरी जो राजा का परिवार होता है, वहाँ पे एक हत्याकांड होता है, मसाकर, और किंग वीरेंद्र मारे जाते हैं और नए राजा आ जाते हैं, ज्ञानेंद्र। ज्ञानेंद्र को ये सब अच्छा नहीं लगता है कि राजा जो है वो अपनी पावर कम कर रहा है। तो वो क्या करता है, धीरे धीरे जो वहाँ की जो पॉपुलर गवर्नमेंट है, वहाँ की जो पार्लियामेंट है, एक तरह से उनकी पावर कम कर देता है और डिसमिस कर देता है वो प्राइम मिनिस्टर को, और पार्लियामेंट को भी डिसॉल्व कर देता है। और इसके बाद शुरू होता है वहाँ का, नेपाल का रियल स्ट्रगल। वहाँ की सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलके एक अलायंस बनाती है, जिसे 7 पार्टी अलायंस के नाम से जाना जाता है। और वो फिर सारे जो मीन्स है उनके थ्रू अपना स्ट्रगल शुरू कर देती है। उनके ऊपर बहुत सारी एट्रोसिटीज भी होती है, लेकिन वो अपनी जो स्ट्राइक्स है, अपने जो कैंपेन्स है, वो जारी रखती है और फाइनली वो सक्सेस होते हैं। राजा जो है वो अपनी पावर कम करने के लिए तैयार हो जाता है और गिरिजा प्रसाद कोइराला को वहाँ पे 2006 में प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। उसके बाद में वो वापस डिसाइड करते हैं कि वो नेपाल का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे। इन 2008 मोनार्की को कम्प्लीटली अबॉलिश करके वहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना दिया जाता है। और रिसेंटली 2015 में
नेपाल ने अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी अडॉप्ट किया। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक राजा जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में है, उसके अगेंस्ट में लोग स्ट्रगल करते हैं और अपने टारगेट को अचीव करते हैं। तो ये बहुत बड़ी सक्सेस है कि लोग मिल के भी, मूवमेंट करके भी अपने टारगेट को डेमोक्रेसी में अचीव करते हैं। दूसरी केस स्टडी है बोलीविया। ये एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है। तो वहाँ पे बहुत सारे लॉन्स ले रखे होते हैं उस कंट्री में, तो वर्ल्ड बैंक उसको प्रेशराइज करती है। और जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट का काम है, बेसिकली हमारे यहाँ पे देखिए जो वाटर सप्लाई है वो लोकल गवर्नमेंट देख रही है। लोकल गवर्नमेंट की जो वाटर सप्लाई के जो राइट्स है वो एक इंटरनेशनल कंपनी को दे दिए जाते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी, है ना, एक से ज़्यादा देशों में काम करने वाली मल्टीनेशनल कंपनी को वहाँ पे वाटर सप्लाई के राइट्स दे दिए जाते हैं। और जब उसको राइट्स दे दिए जाते हैं तो वो वहाँ पे वाटर के जो चार्जेस है वो बढ़ा देती है, और लोगों के जो पानी के बिल है वो 1000 रुपीज़ तक पहुँच जाते हैं। आप इंडिया में देखिए, और जो गाँव में तो आप देखिए पानी के बिल आपको 200-300 तक मिलेंगे, और वो भी 2-3 महीने के क्लब होके आते हैं। तो एक छोटी सी कंट्री में जब पानी का बिल 1000 रुपये आएगा तो गरीबों के लिए कितनी मुश्किल हो सकती है। तो लोग उसके अगेंस्ट में फिर ग्रुपिंग कर देते हैं और एजिटेशन शुरू कर देते हैं। सब लोग मिल जाते हैं और स्ट्राइक करना शुरू कर देते हैं। आफ्टर वन सक्सेसफुल स्ट्राइक वो वहाँ पे दोबारा स्ट्राइक करते हैं, फेब में, अप्रैल में और करते हैं। पुलिस उनके ऊपर एट्रोसिटीज़ करती है। फाइनली गवर्नमेंट को, वहाँ की जो नेशनल गवर्नमेंट है वो उस एमएनसीज़ के साथ में जो वाटर सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल कर देती है, और वाटर सप्लाई वापस वो जो लोकल गवर्नमेंट है उसको, उसकी पावर लोकल गवर्नमेंट को दे देती है। तो यहाँ भी आपने क्या देखा, लोगों ने मूवमेंट किया। तो ये जो मूवमेंट्स है, इससे क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी, या तो डेमोक्रेसी आ रही है, या जो डेमोक्रेसी है वो थोड़ी हेल्दी हो रही। तो हमने क्या सीखा अभी, इन दो स्ट्रगल से हमने सीखा कि अगर इस तरह के स्ट्रगल्स होंगे तो इससे डेमोक्रेसी भी डेवलप होगी। डेमोक्रेसी इवॉल्व्स थ्रू पॉपुलर स्ट्रगल्स, क्योंकि इससे डेमोक्रेसी में अवेयरनेस रहेगी, उसमें थोड़ा-सा डर भी रहेगा कि अगर जो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसने लोगों की विल के अकॉर्डिंग काम नहीं किया, तो लोग मूवमेंट कर सकते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट होना भी वहाँ डेमोक्रेसी का एक जो इंट्रिंसिक पार्ट है, कॉन्फ्लिक्ट होगा ही, क्योंकि सारे जो डिसीजंस है वो कई बार गवर्नमेंट नहीं ले पाती है, तो इस तरह के जो स्ट्रगल्स है वो सप्लीमेंट करते हैं। जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो मास मोबिलाइजेशन होगा। मास मोबिलाइजेशन का मतलब है कि एक साथ जब लोग किसी भी अ, कार्य के लिए इकट्ठे होते हैं, तो वो एक तरह का क्या है, मास मोबिलाइजेशन है। अब इस तरह का जब मोबिलाइजेशन होगा तो उसमें अलग अलग तरह के ग्रुप बनेंगे। किस तरह के ग्रुप हो सकते हैं वो, पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती है जो हम सब अच्छे से जानते हैं, प्रेशर ग्रुप भी हो सकते हैं, और मूवमेंट ग्रुप हो सकते हैं। यहाँ इन तीनों में क्या फ़र्क नज़र आएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज डायरेक्टली इन्वॉल्व है, वो इलेक्शन लड़ रही है, जबकि इस तरह के जो ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट ग्रुप्स, ये इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, ये चुनाव वगैरह नहीं लड़ेंगे और गवर्नमेंट पर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे कि वो उनके लिए कुछ करे। तो जैसे बॉलीविया में जो ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व था, जो वहाँ की सरकार को प्रेशराइज कर रहा था, वो कौन सा था, फेडकॉर। तो यहाँ हम, अब तक हम क्या सीखे कि डेमोक्रेसी में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन भी हो सकता है और इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन भी हो सकता है। डायरेक्ट कैसा है,
पॉलिटिकल है, आप पॉलिटिकल पार्टीज बनाइए, इलेक्शन लड़िए और सरकार बनाइए, या फिर क्या कीजिए, इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन कीजिए। इनडायरेक्ट में आप क्या करेंगे, इस तरह के प्रेशर ग्रुप्स जो सरकार को, जैसे फेड कॉर है, या इंडिया में बहुत सारे जो मूवमेंट्स होते रहते हैं सर कास्ट के लिए, रिजर्वेशंस के लिए, इस तरह से आप इनडायरेक्ट भी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, या गवर्नमेंट को जो है उसकी पॉलिटिक्स को है उसको भी आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अल्टीमेटली वी हैव टू टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशंस अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज। वो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है, हमारे पास दो तरह के ग्रुप्स है, एक प्रेशर ग्रुप है और दूसरा मूवमेंट ग्रुप है। प्रेशर ग्रुप कौन बनाएगा, दिस ग्रुप आर फॉर्म बाय पीपल विथ कॉमन इंटरेस्ट। और मूवमेंट ग्रुप कौन बनाएगा, यहाँ पे ये स्पॉटेनियस है, लोगों को लगा कि हाँ सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया है या कोई लॉ बनाना है, अलग अलग लोग एक्टिव हो गए, मास है ना, मास मोबिलाइज हो गया, मतलब बहुत सारे लोग किसी एक इशू पर कंसेंसस बना के जब मूवमेंट शुरू कर देते हैं तो वो एक तरह का क्या है, मूवमेंट ग्रुप। इसे आप आंदोलन भी कह सकते हैं। और ये क्या है, एक तरह के आपके दबाव समूह है जो सरकार पे दबाव बना रहे हैं। सारे किसान मिल गए, कह रहे सरकारों से कि फसल की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो बढ़ाइए। बिजनेसमैन मिल गए, वो कह रहे हैं कि जीएसटी का थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज कीजिए। स्टूडेंट मिल गए कि कुछ नया कॉलेज कोर्स वगैरह शुरू करने की डिमांड कर रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर सेक्शन जब मिलके सरकार को लीगल वे में इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है तो वो आपका क्या है, प्रेशर ग्रुप है। अलग अलग लोग किसी पर्टिकुलर इशू पर स्पॉटेनियसली अचानक मिलके जब सरकार पर प्रेशर डाल रहे हैं, ठीक है, बिना किसी फॉर्मल स्ट्रक्चर के, तो वो आपका एक तरह का क्या है, मूवमेंट है। So pressure group are organizations that attempt to influence government policies, लेकिन ये इलेक्शन में भाग नहीं लेंगे और सरकार नहीं बनाएंगे, एंड दे हैव फॉर्मल स्ट्रक्चर। जबकि आपके जो मूवमेंट ग्रुप्स है, ये क्या करेंगे, ये भी सरकार को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनका क्या है, फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, लूज है। कुछ कोई कानून बनाना है, जैसे ही कानून बनाया ये जो मूवमेंट है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर कोई किसानों का प्रेशर ग्रुप है या कोई ट्रेड यूनियन है तो वो कभी डिसकंटिन्यू नहीं होती। जब भी जरूरत होगी वो सरकार को समय समय पे इनपुट्स देती रहती है। तो बेसिकली प्रेशर ग्रुप बिलीव इन लॉबिंग, एंड जो मूवमेंट ग्रुप्स हैं उनकी पॉलिसी होती है मास पार्टिसिपेशन की या मास मोबिलाइजेशन की। तो चाहे फेडकॉर है जिसने वाटर स्ट्रगल किया, चाहे आपका बाम सेफ है इंडिया में जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशंस के अगेंस्ट में ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, चाहे बहुत सारी ट्रेड यूनियंस है, ये सब किस में आएगी, आपके प्रेशर ग्रुप में आएगी। ठीक इसी तरह से इंडिया में जैसे लोकपाल के लिए जो आंदोलन हुआ, नर्मदा रिवर पर जो डैम बना रहा है उसके लिए जो आंदोलन हुआ, सूचना के अधिकार के लिए जो आंदोलन हुआ, वो सब आपके किस में आएंगे, मूवमेंट्स में आएंगे। फर्दर इनके भी टाइप्स हैं। जो प्रेशर ग्रुप है वो दो पार्ट में है, सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप और पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप। और जो मूवमेंट है वो आपके सिंगल इशू मूवमेंट्स और है, लॉन्ग टर्म या जनरल इशू मूवमेंट्स भी है। सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप जो पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेटेड है, किसी एक सेक्शन, जैसे ट्रेड मजदूरों का हो सकता है, बिजनेसमैन का हो सकता है, प्रोफेशनल्स का हो सकता है। जबकि जो पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप है वो कॉमन इंटरेस्ट को शो करता है, जैसे हमने अभी बोलीविया में फेड कॉर को देखा, पानी के लिए जो मूवमेंट कर रहा था। ठीक इसी तरह से जो आपके मूवमेंट ग्रुप्स हैं वो भी सिंगल इशू या बहुत सारे इशू को लेके हो सकते हैं। जैसे इंडिया में नर्मदा रिवर पे जो डैम बना उसके अगेंस्ट में जो आंदोलन चला, नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो एक पर्टिकुलर इसी के लिए बना है। जबकि जो एनवायरमेंटल मूवमेंट है इसमें बहुत सारे इशू हो सकते हैं, ओजोन से रिलेटेड हो सकता है, पॉल्यूशन से रिलेटेड हो सकता है,
ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड बहुत अम्ब्रेला टाइप इशू ये है मूवमेंट, जिसमें बहुत सारे इश्यूज इंक्लूड है। फीमेल के लिए भी अगर कोई मूवमेंट किया जा रहा है तो उनका रिजर्वेशन अलग डायमेंशन होगा, उनके लिए जॉब, उनके लिए इक्वल पे, उनके राइट्स, डोमेस्टिक वायलेंस, किसी भी चीज़ को ये एड्रेस कर सकते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म और जनरल टाइप मूवमेंट्स है। एक बार वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो प्रेशर ग्रुप्स हैं ये सरकार पर एक फॉर्मल स्ट्रक्चर के थ्रू प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। इनका फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है और ये जो जनरली लीगल वेज होते हैं उनका सहारा लेते हैं। मूवमेंट ग्रुप स्पॉटेनियस है, इनका कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है। ये किसी भी तरीके से सरकार को शॉर्ट टर्म में प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं, पॉलिटिक्स पर प्रेशर डालते हैं और अपने जो डिमांड है उसको पूरी करते हैं और फिर एक तरह से ये डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप और पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप ये डिसॉल्व बहुत कम होते हैं। ये फॉर्मल स्ट्रक्चर के थ्रू एग्जिस्टेंस में रहते हैं और अल्टीमेटली यही जो ये दोनों जो जो है आपके प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट ग्रुप, ये ही हमारी पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टीज में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे आप देखेंगे, आप लोकपाल के लिए आपके लोग मूवमेंट कर रहे थे, बाद में उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज बना दी। आसाम में आसाम गण परिषद के लोग पहले ऐसे ही आंदोलन कर रहे थे, बाद में उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज बना दी। तो ये प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट ग्रुप कहीं न कहीं धीरे-धीरे लॉन्ग टर्म में पॉलिटिक्स में भी आ जाते हैं। थैंक यू।